रक्तचाप मीन्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वह प्रेशर होता है जो हमारा ब्लड आर्टेरियल वॉल पर एग्जर्ट करता है। इसी कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन व अन्य पोषक पदार्थ शरीर में सप्लाई होते हैं। आमतौर पर ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। रक्तचाप मापने के लिए हम लोग एक उपकरण का यूज करते हैं जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ब्लड प्रेशर होता कैसे है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर हार्ट के सिकुड़न व फैलने, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के कारण होता है। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उस समय हार्ट की धमनियों पर हार्ट के आर्टेरियल वॉल पर एक प्रेशर लगता है जिसे हम लोग ऊपर वाला प्रेशर आमतौर की भाषा में या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब रिलैक्सेशन के स्टेज में हार्ट होता है उस समय जो प्रेशर लगता है कम कम दबाव में उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर या आमतौर की भाषा में उसे हम लोग नीचे वाला प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः यह प्रेशर नॉर्मल 120/80 mmHg के आसपास होता है। बीपी को मेडिकल के लिटरेचर में साइलेंट किलर के रूप में माना जाता है। साइलेंट साइलेंट मीन्स ये धीरे धीरे आपके बॉडी में प्रभाव डालता रहता है और व्यक्ति अनजान रहता है। और जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होने लगता है तब उसे पता चलता है कि हम ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज हैं। कारण की जहां तक बात है, इसके सामान्यतः दो प्रमुख कारण हैं। दो टाइप के हाइपरटेंशन को हम लोग मेडिकली डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम लोग खान पान या नियमित दिनचर्या के द्वारा उसे लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाके उसे कंट्रोल कर सकते हैं या उसके कारण जो ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है उसे हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वह हाइपरटेंशन होता है जिससे आपके बॉडी में कोई बीमारी ऑलरेडी है, कोई डिजीज है, उसके द्वारा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसे हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे पहला है इंपॉर्टेंट ओबेसिटी, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, आप सोडियम इंटेक ज्यादा करें, नमक का सेवन जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, स्लीप एपनिया, डिसलिपिडीमिया, ओल्ड एज और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे लोग प्राइमरी हाइपरटेंसिव होते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एग्जाम्पल है जैसे किसी को कोआक्टेशन ऑफ एरोटा है, हार्ट में एक बीमारी होती है, या कोई ऐसा है जिसे हाइपरपैराथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग सिंड्रोम या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो, ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी हो या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो, इस टाइप की बीमारियां, या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा हो या कुछ ऐसी दवाइयां का सेवन कर रहा है जिसके कारण हाइपरटेंशन हुआ हो, जैसे कोकीन का इस्तेमाल करते हैं लोग, एम्फेटामिन यूज करते हैं या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे ब्रूफेन या ये सब दवाइयों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों का बीपी बढ़ा हुआ होता है। अगर ये दवाइयां छोड़ते हैं या कुशिंग सिंड्रोम या ये बीमारी को ठीक ठाक कर लेते हैं तो इस कारण जो हाइपरटेंशन उत्पन्न होता है उसे हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति हाइपरटेंसिव है मींस उसका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा हुआ है, 140/90 जो मैंने बताया उससे ज़्यादा है और बहुत दिनों तक वो ज़्यादा है, तो होता क्या है उसकी आर्टेरियल वॉल जो रक्तवाहिनियां होती है उसमें स्टिफनेस कड़ी हो जाती है और ये अर्ली स्टेज का हाइपरटेंशन बोलते हैं। और यही कॉम्प्लिकेशन करता है लेट स्टेज, मतलब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक अर्ली स्टेज का लक्षण और दूसरा होता है लेट स्टेज का लक्षण। अर्ली स्टेज में पेशेंट को हेडेक होता है, उसका अजीब सा मन करेगा, थकान लगेगी, गिडीनेस, चक्कर आएगा कभी कभी, और कभी कभी उसकी सांस फूलेगी, चेस्ट में भारीपन महसूस होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, या उस सेंसरी या मोटर पैटर्न में डिफिकल्टी होगी, जैसे कि उसको बार बार नंबनेस फील होगी। ये सब लक्षण अर्ली स्टेज के हैं और यही स्टिफनेस धीरे धीरे प्लाक का फॉर्मेशन कर लेती है। प्लाक के फॉर्मेशन के बाद वो प्लाक धीरे धीरे एंडोथेलियल रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद जो स्टेज आती है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है, उसको हम लोग लेट स्टेज का हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसमें होता क्या है, अगर वो ब्रेन में हो गया तो स्ट्रोक काज कर सकता है, अगर आंख पे गया तो रेटिनोपैथी हो सकती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जिसे कहते हैं, और ट्रांसइस्चेमिक अटैक आ सकता है खास। और दूसरा है आपका कार्डियक और रीनल फेल्योर भी हो सकता है।
हाई ब्लड प्रेशर कुछ दिनों या महीनों की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत दिनों की प्रॉब्लम है, सतत चलने वाली एक जिसे कहते हैं प्रक्रिया। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको एहसास नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया कि एक साइलेंट किलर माना जाता है। ये धीरे-धीरे आपके शरीर में प्रभाव छोड़ते जाता है और जब आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, तब आपको मालूम पड़ता है कि हमें तो बीपी की बीमारी हो गई। तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और समाज में भी भ्रांतियाँ हैं, कई लोग क बीपी को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर एक सामान्य प्रॉब्लम है, अगर उनको मालूम भी चल जाए कि हमें ब्लड प्रेशर है, उसके बाद भी वो टाइम पे दवा नहीं लेते और दवा देने के बाद भी वो कभी सुबह ले लेते हैं, कभी शाम को नहीं लेते, कभी बिज़ी रहते हैं, कहते हैं आज हम नहीं ले पाए और लाइफ़स्टाइल में कोई चेंजेज़ नहीं लाते। जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन छोड़ देता है, तब वो दवा को भली-भाँति लेना शुरू करते हैं। होता क्या है इस प्रभाव में, जैसे अभी अब मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं रक्तवाहिनी, उसपे ये हाई ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे रक्तवाहिनियों को स्टिफनेस कड़ा हो जाती है और कड़े होते-होते स्टिफ होने के साथ-साथ उसमें प्लाक का फॉर्मेशन होता है। यही प्लाक बाद में रप्चर होके एंडोथेलियल वॉल को रप्चर कर देता है और वो जाके डिफरेंट ऑर्गन में इफ़ेक्ट करता है। अगर वो आपके हार्ट पे गया तो कार्डियक फेल्योर हो जाता है। अगर वही आपके ब्रेन में गया तो ब्रेन में स्ट्रोक कर सकता है, ट्रांस इस्केमिक अटैक हो सकता है आपको। और रीनल आर्टरी में ज़्यादातर प्रॉब्लम देखा गया। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के पेशेंट ऐसे हैं, वो किडनी में चला गया तो किडनी में आपको किडनी फेल हो सकती है आपकी और धीरे-धीरे आपकी आँखें कमज़ोर होती जाती हैं। आपको दिखना थोड़ा-थोड़ा कम पड़ेगा, तो आप जब जाओगे देखते हैं एक बीमारी होती है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, तब उस तरह आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या है अपने ब्लड प्रेशर को किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं करना है, जब डॉक्टर द्वारा कहा जाए तो आपको टाइमली दवा लेना है। और कभी-कभी यही ब्लड प्रेशर आपके हाथ पैरों में नंबनेस क्रिएट करता है, जिसको हम लोग पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, हाथ और पैरों की नसों में रुकावट पैदा कर देता है। और इसको कुछ दवा खा के और लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन लाके आप ऐसे दुष्प्रभाव होने से अपने आप को रोक सकते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अतः पहले से ही अलर्ट हो जाएँ, जिससे कि हमें दवा के यूज़ के पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें बीपी की बीमारी होने ना पाए। इसके 2 तरीके हैं, पहला डाइट में परिवर्तन लाके, दूसरा मेडिसिन दवा खा के। तो डाइट में आप 2 टाइप की डाइट ले सकते हैं, एक होता है डैश डाइट और एक होता है मेडिटेरियन डाइट। डैश डाइट हम लोग कहते हैं डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप। आप खाना-पीना में बदलाव लाके कुछ चीज़ों का सेवन कम कर दें, जैसे नमक का सेवन आपको कम करना चाहिए। मीन्स आप कहा गया है कि सोडियम का सेवन 2.4 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और उस नमक में होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको 5 से 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि अगर आप डब्ल्यूएचओ और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 1 ग्राम पर डे के हिसाब से नमक का सेवन कम कर देता है, तो उसका ब्लड प्रेशर 5 mmHg के आसपास कम हो जाता है। तो आपको नमक का सेवन कम करता है। और कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर मैं सेंधा नमक ले लेता हूँ, मैं काला नमक लेता हूँ। देखिए नमक किसी प्रकार का हो, चाहे वो सेंधा नमक हो या काला नमक हो या जो है कोई भी नमक हो, नमक तो नमक है। अतः आपको नमक की रेस्ट्रिक्ट डाइट लेना चाहिए। 2.4 ग्राम से ज़्यादा अपने खाने में नमक का यूज़ नहीं करना है और नमक ऊपर से तो डालना ही नहीं है, जो खाने में लग बन जाए उसी का यूज़ करें। और कई ये भी नहीं कि आप नमक बंद कर दें। कई लोग ऐसे आते हैं कि सर हमने जब से मुझे बीपी की समस्या हुई हमने पूरी तरह नमक लेना बंद कर दिया। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप नमक को बंद कर देंगे तो आपको हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। इसमें पेशेंट का माइंड का अलर्टनेस लेवल कम हो जाता है, मीन्स वो इधर-उधर की बातें करने लगता है। तो इसीलिए आपको नमक का सेवन भी करना है, लेकिन एक ज़रूरत जितनी है उतनी ज़्यादा नमक का सेवन करना है। दूसरा, आपको होल ग्रेन या मल्टीग्रेन लेना है, खाने में होल ग्रेन या मल्टीग्रेन लेना है। और तीसरा, आपको फैटी चीज़ें खाने में जो है आपको ट्रांस फैट का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। मीन्स जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पकौड़े, ये सब चीज़ें जो बाहर की चीज़ें हैं इसका यूज़ बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट होता है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है बॉडी के लिए। अगर आपको यूज़ करना है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 6 फैटी एसिड जो कि फिश में पाया जाता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तेल में ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर किस टाइप का तेल हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो तेल में ज़्यादातर
अगर आपको यूज करना है सनफ्लावर ऑयल, सैफ ऑयल, सरसों का तेल अवेलेबल है, आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। बस बार-बार रीयूज जो तेल होता है उसका यूज ना करें। तीसरा होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा नुकसानदायक है, इसीलिए आपको कॉम्प्लेक्स खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे आपने अगर आप गेहूँ खा रहे हैं, गेहूँ के आटा की रोटी है, तो आप उसमें मिक्स कर दें, ज्वार है, कभी मक्का है, बाजरा है, इसको मिक्स करके रोटी बनाएँ। आप कभी बेसन का चीला खा सकते हैं, ये सब चीज़ खाने में यूज़ करें। और दूसरा है, आपको फाइबरस रिच डाइट लेना है। खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि 27 से 37 ग्राम अगर कोई फाइबर ले रहा है, तो चांसेस होता है उसका ब्लड प्रेशर 5 से 10 एमएम ब्लड प्रेशर जो ऐसा फाइबर नहीं ले रहा उससे कम माना गया है। तो आपको खाने में सलाद की मात्रा बढ़ा देनी है और फ्रूट्स वेजिटेबल खूब लेना, खासतौर पर डार्क कलर वाले, जैसे एप्पल है या अंगूर आ रहा है, जो ब्लैक कलर का अंगूर है, इसमें आपको ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल होगा, आप इसको खाने में यूज़ करें। और सबसे आजकल कॉमन कारण है अल्कोहल। ऐसे लोग को बीपी एकाएक शूट कर जाता है और शूट अप करने के बाद वो ब्रेन में आपको स्ट्रोक, आपको जैसे मैंने बताया टीआईए, या आपको हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर ऐसा भी कर सकता है। रक्तचाप का इलाज हम लोग 2 ढंग से कर सकते हैं। एक होता है जीवन शैली या खान-पान में परिवर्तन करके, दूसरा है मेडिसिन या दवाइयों के थ्रू। तो सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि जो रक्तचाप का मरीज है, अगर आपके पास आता है या आप रक्तचाप के मरीज हैं, तो आप कुछ इम्पोर्टेंट जीवन शैली में परिवर्तन लाके कम कर सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट बहुत लंबे प्रोलॉन्ग लाइफ तक है। जैसे अगर वेट लॉस, अगर कोई व्यक्ति मोटा है, आप ओबीज़ हैं, तो आप अगर अपने वज़न को 5 से 10 किलो घटाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर 10 टू 20 mmHg के हिसाब से घट जाता है, खासतौर पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसीलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है अपना बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई 20 से 25 के बीच में रखना चाहिए और पुरुषों में वेस्ट सरकमफ्रेंस अगर 94 सेंटीमीटर से कम और महिलाओं में 84 सेंटीमीटर से कम है, तो ऐसे व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर सामान्यतः नॉर्मल होता है। दूसरा है एल्कोहल। आप बिंज एल्कोहलिक ना हो। अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं, पुरुष में खास तौर पे बोला मैंने 30 ml पर डे के हिसाब से ले सकते हैं, महिलाएं 15 ml पर डे के हिसाब से ले सकती हैं। इससे अधिक एल्कोहल आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। आपको स्मोकिंग बंद करना है, किसी भी हालत में आपको स्मोकिंग नहीं करना है। स्मोकिंग आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तीसरा मैंने बताया आपको नमक का सेवन, खाने में नमक का सेवन कम से कम करना है। मीन्स सोडियम इंटेक आपका 2.4 ग्राम तक ही होना चाहिए। अतः नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, 5 से 6 ग्राम से ज़्यादा का नमक नहीं लेना चाहिए, खासतौर पे ऊपर से खाने में नमक न डालें। चौथा होता है डाइटरी पोटेशियम। पोटेशियम खाने में पोटेशियम को आपको इंक्रीज करके रखना है। पोटेशियम का लेवल 90 मिलीमोल होता है, इसको बढ़ा के रखना चाहिए। जैसे पोटेशियम आपको खासतौर पर केले में मिलता है, प्याज में मिलता है, ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे आपका पोटेशियम थोड़ा बढ़ा रहे। और खाने में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले फ्रूट्स को खाना चाहिए और उसकी मात्रा को आप मेंटेन रखें तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। और अगर आपकी फैटी डाइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांस फैट, खासतौर से पिज़्ज़ा, बर्गर, पकौड़े, ऐसी चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको न लें, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। और आपको एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अच्छा है कि आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, इस टाइप की एक्सरसाइज करें, रस्सी कूदना, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 5 दिन 30 टू 45 मिनट का वॉक या ब्रिस्क वॉक अवश्य करना चाहिए अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अब रहा दूसरा पार्ट कि लाइफस्टाइल के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह लें और कुछ दवाइयां हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, उसको डॉक्टर शुरू करेंगे। और कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे आपका प्राइमरी टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करके देखते हैं कि आपके हार्ट की मसल थिक तो नहीं हुई, या वाल में कोई लीकेज तो नहीं है, या आपको एरोटिक स्टेनोसिस तो नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे वाल में सिकुड़न हो या लीकेज हो। इसको एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, और दूसरा रीनल प्रोफाइल करके देखते हैं कहीं आपके किडनी पे कोई इफेक्ट तो नहीं कर दिया है।
सभी दवाइयाँ देने के बाद भी देख रहे हैं नहीं हो रहा है, तो किडनी के फंक्शन को हम लोग एक रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस को देखने के लिए भी एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। धीरे-धीरे आप अगर आपका ब्लड प्रेशर दिनचर्या खान-पान या रेगुलर एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह लें, वो अपने हिसाब से टेस्ट और दवाइयाँ देंगे।